वेलकम यू ऑल अगेन इन दी सोशोलॉजी लेक्चर सीरीज। हमारी आरएस मेंस की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आप सभी को पता है कि पेपर वन का यूनिट 3 के अंदर हमारा सोशोलॉजी जो है चैप्टर आता है समाजशास्त्र। मैंने इनिशियली आपको बताया हुआ है कि समाजशास्त्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्योंकि हम समाज का हिस्सा रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें एक चैप्टर दिया है और चैप्टर का नाम है परिवर्तन की प्रक्रियाएं, यानी प्रोसेस ऑफ द चेंज। मैंने पहले भी बताया काफ़ी बार कि समाज जो है वो परिवर्तनशील है और हमेशा उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। तो भारत का भी जो समाज है काफ़ी समय से परिवर्तन होता रहा है। पुराने समय से आप देख रहे होंगे राजनीति, इतिहास, संस्कृति, कला, ये सब धीरे धीरे चेंज होती रही हैं। पुराने समय पे किस तरीके से मंदिर बढ़ते थे, लोगों का रहन सहन, खान पान, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पुरानी चीज़ों को छोड़ के अंग्रेजों के टाइम पे कुछ परिवर्तन आए, उन चीज़ों को जो है यहाँ पे मेंशन किया है, सिलेबस में मेंशन किया है, तो वही पढ़ना होगा। लाइक उन्होंने एक शब्द दिया है संस्कृतिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं संस्कृताइजेशन। दूसरा एक शब्द दिया है पश्चिमीकरण, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन। और तीसरा एक शब्द है लौकिकीकरण और चौथा शब्द है भूमंडलीकरण। मैंने इनिशियली बोला है आपको कि आरएस की खास बात यही है कि वो आपसे जो सिलेबस में दिया है उसी से सवाल पूछेगा, तो हमें यहीं पे स्टिक होते हुए पढ़ना है। ओके, इन तीनों चीज़ों को ओवरव्यू में अगर मैं बोलूँ तो वैसे मैंने पहले पढ़ने पे यहाँ कीवर्ड्स लगाए हुए हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर एक एक करके इनमें थोड़ा डीप में चलेंगे। ठीक है, संस्कृतिकरण। देखो ऐसा है कि एक व्यक्ति एम.एन. श्रीनिवासन, ठीक है, एम.एन. श्रीनिवासन जी ये अपने समाजशास्त्री, ये मैसूर नाम का एक पुराने समय पे राज्य था, उसमें कुर्ग नाम की एक जगह या जिला था, उसमें रामपुरा नाम के एक गांव में गए और समाजों का अध्ययन कर रहे थे, समाज के रिलेटेड बहुत सारा अध्ययन कर रहे थे। वहाँ लोगों के बीच में रह रहे थे, लोगों की जो चेंजेज आए उनको देख रहे थे, लोगों के खान पान और उन सब में परिवर्तन आए उनको देख रहे थे। तब उन्होंने एक बात को नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे जो निम्न जातियाँ हैं, ठीक है, वो निम्न जातियाँ उच्च जातियों के जो है वो अनुसरण करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब कि भाई उच्च जातियां यहाँ पे कर्म कांड करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पक्के मकानों में रहते हैं, ठीक है, शुद्ध खाना खाते हैं यानी शाकाहारी खाना खाते हैं, मांस मदिरा नहीं पीते हैं। लेकिन ये जो निम्न जातियां थीं इन उच्च जातियों को अनुसरण करने की कोशिश कर रही हैं। और कोशिश क्यों कर रही हैं कि वो ऐसे सोच रहे हैं लोग इंटरनली कि अगर हम इनको अनुसरण करेंगे तो कम से कम हमें जो है वो इस हायरार्की में ऊंचा पद मिलने की जो है वो एक शुरुआत हो जाएगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। इसी प्रक्रिया को उन्होंने बोल दिया संस्कृतिकरण। ठीक है, अब आपको आसानी से समझ में आया होगा क्या हुआ संस्कृतिकरण। जब निम्न जातियां किसी भी स्थान या किसी भी समाज में, तथाकथित निम्न जातियां जो समाज के अनुसार निम्न मानी गई हैं, जिनका खान पान रहन सहन जो है वो गलत तरीके से, यानी कच्चे घरों में रहते हैं, मांस मदिरा पीते हैं, उसके अलावा मांस खाते हैं, मदिरा पीते ही हैं, उसके अलावा पक्के घर हैं नहीं उनके पास में, पहनने का ढंग नहीं है, तो ये जो निम्न जातियां हैं उच्च जातियों, मान लीजिए ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, यानी द्विज जातियों को फॉलो करने की कोशिश कर, जब निम्न जातियां द्विज जातियों को फॉलो करने की कोशिश करती हैं तो इसे बोला जाता है संस्कृतिकरण। यानी आसानी से समझिए, चूंकि उच्च जातियां जो है ना वो पहले से ही संस्कृत के द्वारा बनाए गए जो नियम है, वेद और कर्मकांड, उनको फॉलो कर रही हैं। अब निम्न जातियां भी उनको फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं, तो निम्न जातियों का क्या हो रहा है संस्कृतिकरण। और यहाँ पे जो उच्च जाति है जिसको फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, जो वहाँ डोमिनेंस है, उसे बोल दिया जाता है प्रभु जाति की, भाई इस जाति को जो है वो यहाँ के लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है अपना संस्कृतिकरण। तो इसमें मैंने की पॉइंट लिखे हुए हैं। मेरा इस लेक्चर सीरीज का मुख्य उद्देश्य है आपको की पॉइंट याद कराना, और मेंस एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको की पॉइंट जो है वो लिख देने हैं। ठीक है, क्या है एम.एन. श्रीनिवासन, मैंने आपको बताया समाजशास्त्री, एक रामपुरा गांव था कुर्ग नामक जिले में, मैसूर नामक राज्य में, उस समय मैसूर, क्योंकि अंग्रेजों के समय की बात है ये। ओके, और उन्होंने बोला कि संस्कृतिकरण एक सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। इसमें नीचे से ऊपर की ओर समाज जो है वो ऊपर के लोगों की ओर जो देख रहा है उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, यानी अनुकरण कर रहा है, फॉलोइंग कर रहा है। और ये कौन कौन सी जातियों को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, जो उच्च है यानी द्विज जातियां हैं। और इसी अनुकरण प्रक्रिया के आधार पर ही शेड्यूल कास्ट तो जो है वो संस्कृतिकरण हो रही है, लेकिन ट्राइब्स भी जो आदिवासी हैं वो भी हिंदूकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये किसमें है संस्कृतिकरण में आता है। ओवरव्यू में समझिए बस। दूसरा पश्चिमीकरण, नाम से पता चल रहा है पश्चिम। ठीक है, अब पश्चिम का तो आपको पता ही होगा कि विश्व का जब मैप बनाते हैं तो इधर की साइड में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप,
ये यूरोप इधर की साइड में इस तरीके से, नीचे साउथ अफ्रीका, यहाँ पे अपना अरब प्रायद्वीप, और ये अपना इंडिया वाला और ये चाइना वाला हिस्सा आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंडिया, भारत। ठीक है, अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे जो है उन्होंने भारत पे राज करना शुरू कर दिया, और अंग्रेजों ने 1757 और 1764 के युद्धों के बाद में भारत पे पूर्ण तरीके से राज कर लिया। बाकी राजाओं के साथ में जो है वो संधियां कर ली, सहायक संधियां, और पूर्ण भारत पे जो है वो कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे एक देश है, उसका नाम है इंग्लैंड, क्योंकि यही लोग यहाँ आए थे। ठीक है, अब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज बहुत सारी अपनी जो है वो पाश्चात्य संस्कृति को लेके आते थे, क्योंकि उनका रहन सहन तो उसी के हिसाब से होता था, तो वो पाश्चात्य संस्कृति को लेके आते थे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि भारत की कुछ उच्च जातियां जो अंग्रेजों के अनुसार रहने लग जाती हैं, अंग्रेजों को फॉलो करने लग जाती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, वेस्टर्नाइज हो जाती हैं, अंग्रेजों को फॉलो करने लग जाती हैं, इन द सेंस कि अंग्रेज कोट पैंट पहनते थे। ठीक है, भारत में कोट पैंट पहनने का और शर्ट वर्ट पहनने का चलन नहीं था, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग भारत में बनते हैं उच्च जातियों से, वो क्या करते हैं, वो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्लर्क के रूप में बन जाते हैं, अंग्रेजों को फॉलो करने लग जाते हैं, उसी तरीके से रहने लग जाते हैं, उसी तरीके से कोट पैंट पहनने लग जाते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं, उसी तरीके से भेदभाव करने लग जाते हैं भारतीय लोगों के साथ में। तो ये प्रक्रिया जो है ये भी एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा दी गई थी। तो उन्होंने बोला कि भारतीय समाज में अंग्रेजों के द्वारा जो 150 सालों में परिवर्तन लाया गया है उसी को हम क्या बोलेंगे, पश्चिमीकरण। आज के समय पे पश्चिमीकरण जो है वो सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं रहा। पहले कहाँ तक था, इंग्लैंड तक सीमित। अब कहाँ है, अब जो है पूरा वैश्वीकरण हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। तो यूरोप से भी संस्कृति भारत में आ रही है, अमेरिका की भी संस्कृति भारत में आ रही है, इवन इफ कुछ चीजें चीन साइड से भी भारत की साइड में आ रही हैं। तो ये जो है चीन वाला साइड जो है वो पूरब में एक्चुअली में, तो चीन से अगर कुछ चीजें आ रही हैं तो उसे संस्कृतिकरण में, पश्चिमीकरण में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के पश्चिम में कौन सा है, यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका। इसलिए इन देशों से जो भी संस्कृति आ रही है, लाइक आजकल आप देखते होंगे संस्कृतिकरण में जीन्स का पैंट पहनना, मैकडोनल्ड या बहुत सारी चीज़ें जो है वो विदेशों से आई हैं, वो किस में आ रही हैं, अपनी पश्चिमीकरण में, वेस्टर्नाइजेशन के अंदर आ रही हैं। तो इसमें अगर की पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँ तो भारतीय समाज में परिवर्तन बाय द ब्रिटिश, ओरिजिनली एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। एम.एन. श्रीनिवासन ने एक दूसरी बुक लिखी थी, इंडियन सोसाइटी, तो उसमें ये बोला था कि पश्चिमीकरण वाला सिद्धांत। तो उन्होंने बोला कि अंग्रेजों के कारण 150 सालों में जो परिवर्तन आया है, भारतीय लोगों ने जो पश्चिम के जो मूल्य ग्रहण किए हैं उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, पश्चिमीकरण। ये जो मूल्य ग्रहण किए जाते हैं ये तटस्थ होते हैं, मूल्य न्यूट्रल होते हैं, इनमें सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकते हम ये नहीं कह सकते कि पैंट पहनना गलत है या सही है, हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजी पढ़ना, वेस्टर्न से कल्चर को सीखना सही है गलत है। तो ये मूल्य तटस्थ होते हैं। अगली बात, ये व्यापक, बहुआयामी और बहुस्तरीय होते हैं। व्यापक इन द सेंस कि सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, अलग अलग सोसाइटी में सब जगह पूरे भारत में फैल गए थे, और मल्टी जो है वो ये डायमेंशन है। इसमें सिर्फ एक ही चीज में नहीं परिवर्तन आया, अंग्रेजों से हम राजनीति सीखने लगे, अंग्रेजों से हमारे सामाजिक परिवर्तन आने लगे, अंग्रेजों से हमारी संस्कृति में परिवर्तन आने लगा, तो अलग अलग डायमेंशन में परिवर्तन आने लगे और बहुस्तरीय लेयर है। एम.एन. श्रीनिवासन में इसने 3 लेयर बताई थी। उसके अलावा पश्चिमीकरण में ही मानववाद और बुद्धिवाद का कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ी देर में रिवाइज करेंगे हम। मानववाद एंड बुद्धिवाद का मतलब ये हुआ कि पश्चिम यूरोप में, हम आप जब लेक्चर देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के तो उसमें देखते हैं यूरोप में जो है वो क्या होता है, पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण में मानववाद पे जोड़ दिया जाता है, बुद्धिवाद पे जोड़ दिया जाता है। पुनर्जागरण के बाद में वहाँ राजनीतिक एकता, राजनीतिक जागरण होता है, और वहाँ पे जो है वो एनलाइटनमेंट होता है, प्रबोधन होता है। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, मानववाद, बुद्धिवाद, ओपन सोसाइटी, समाज का खुला होना, ऊंच नीच या जाति भेद, वर्ग भेद का नहीं होना, सामाजिक गतिशीलता होना, वर्ग वाला कॉन्सेप्ट आ जाना कि भाई आप अगर मेहनत करते हो तो दूसरे सामाजिक में, समाज में या दूसरे वर्ग में भी जा सकते हो। तो ये जो है वो की पॉइंट्स के रूप में। बाकी अगर देखें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये शब्द जो हैं वो फ्रांस की क्रांति से निकल के आए थे और पूरे विश्व में फैल गए थे कि हमें चाहिए इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये जो है वो कहाँ से निकल के आए थे, फ्रांस की क्रांति से पूरे वर्ल्ड। तो यही जो है वो मूल्य थे, कहाँ के ये मूल्य थे, किसके, ये पश्चिमी देशों से आए हुए मूल्य जो भारत में इस अंग्रेजों के कारण जो है वह हमने अपना लिए थे। उसके अलावा लोकतंत्र,
ये पश्चिमी देशों से लिया गया, तार्किकता, वैज्ञानिकता, क्योंकि उस समय अंग्रेजों से पहले तक जो है वो अंधविश्वास आ चुका था, भारत में जो है वो अंधयुग आ चुका था। तो ये शब्द जो है वो अंग्रेजों के साथ में आए। ओके, उसके अलावा बोली, खान पान, पहनावा, उस सब इन सब में चेंज होने लग गया। हम ईसाई धर्मों को मानने लग गए, पहनाने में हमने दूसरा चेंज कर लिया, खान पान भी हमारा पहले जैसा था उसे चेंज कर लिया, बोली भी हमारी थोड़ी सी चेंज हो गई। ओके, तो ये है, इसको याद करने की ट्रिक भी यूज करेंगे। उसके बाद में लौकिकरण तीसरा शब्द आता है। इसमें अगर देखें तो लौकिकरण को मैं इंग्लिश में बोलता हूँ सेकुलराइजेशन। मतलब इतना है, सीधी सी बात। देखो ऐसा है कि हम जब जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन जीने की जो शुरुआत होती है उसी स्टेज से बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड हमारे साथ में जोड़ दिए जाते हैं, बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, उन कर्म कांडों में पंडित जी या प्रीस्ट जो कह रहा है उन बातों को मानना होता है। अब वो सही है या गलत है, मान लीजिए पशु बलि दी जा रही है या सती प्रथा फॉलो की जा रही थी या बाल विवाह फॉलो किया जा रहा था, अब वो सही है या गलत है इस बात पे डिबेट ना करने के बजाय धर्म के नाम पे हमारे ऊपर थोप दिए जाते थे, उसमें तार्किकता यूज नहीं की जाती थी। तो यही चीज यहाँ पे जब हम वेस्टर्नाइजेशन के बाद में आते हैं तो हम बोलते लग जाते हैं कि भाई हर चीज में आप धर्म को मत जोड़ो, आप मनुष्य का जीवन है उसे मनुष्य के जीवन को हर समय धर्म से मत जोड़ो। तो यहाँ पे क्या होता है, धार्मिकता का ह्रास होने लग जाता है। पहले क्या हो गया था, हर चीज धर्म के साथ में, कर्मकांड के साथ में जुड़ गई थी। तो सेकुलराइजेशन में जो होता है वो हर जगह धर्म को नहीं जोड़ा जाता है, तो धार्मिकता का ह्रास होता है, तार्किकता, बुद्धिवादी आने लगती है, वैज्ञानिकता, तार्किकता, मूल्य तथा यही लौकिकता यानी मानवता पे जोर दिया जाता है। पहले क्या जोर दिया जाता था कि मरने के बाद में आपको स्वर्ग में ऐसा मिलेगा, मरने के बाद में आपको जन्नत में ऐसा मिलेगा, इस तरीके की बातें की जाती थी। ठीक है, तो लौकिकीकरण में क्या किया गया, धर्म को मनुष्य के जीवन से कम किया गया, धर्म का जो है वो धार्मिकता बोल लीजिए, पंथ का जो है वो मनुष्य के जीवन से ह्रास किया गया, तार्किकता, बुद्धिवाद, वैज्ञानिकता इन चीजों को जोड़ दिया गया और मेनली यही लौकिकता पे जोड़ दिया गया कि आप इस जीवन में रह रहे हो, यहीं पे रह रहे हो, तो पृथ्वी पे ही आपको सुख होना चाहिए। बाकी लौकिकरण का कॉन्सेप्ट जो है वो विल्बर्ट मूड के द्वारा दिया गया था, संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया था एंड पश्चिमीकरण भी जो है वो एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। सरकार जब धर्म से अलग हो जाती है, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ पे सरकार और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कि धर्म की किताब में ये लिखा है उसी हिसाब से सरकार चलाई जाएगी। जैसे सऊदी अरब वगैरह, वहाँ पे कानून जो है वो शरिया कानून के हिसाब से फॉलो किया जाता है, जैसे कि अपना अफगानिस्तान में इस समय हो रहा है। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो पाकिस्तान में भी इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये लौकिकरण होता है। उसके बाद में भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि पूरे विश्व को जो है वो एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। पूरा विश्व, भारत जो है वो यूरोप से जुड़ गया, अमेरिका से जुड़ गया, चीन से जुड़ गया, सब एक दूसरे से जुड़ गए। भूमंडलीकरण, एक दूसरे के साथ में जुड़ गए। ठीक है, ऐसे हम वैश्विक गांव के रूप में भी बोलते हैं। अब ये जो है वो ओरिजिनली पुराने समय से हुई चलता आ रहा था, प्राचीन समय से। जब हम एक दूसरे से व्यापार करते हैं, पृथ्वी पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के इतिहास, वहाँ का रहन सहन, खान पीन, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, तो वो भूमंडलीकरण था। लेकिन ये 1947 के बाद में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके बाद में जो है वो गेट आया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ करके आया था। उसके बाद में 1995 के आसपास में WTO बन गया, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फ्री ट्रेड पे फोकस करने लगा कि भाई एक दूसरे देश के साथ में व्यापार करो, तेजी से व्यापार करो और फ्री ट्रेड करने की कोशिश करो। तो उसके बाद में सभी देश एक दूसरे से जुड़ गए। तो ये हमें देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक हियर, संस्कृतिकरण। देखो अभी मैंने आपको बताया, वो ओवरव्यू बताया। अब देखो मैं क्या करूंगा इस लेक्चर सीरीज में, मेरा उद्देश्य क्या है, चीजें को रिपीट करना। ठीक है, रिपीट करने से क्या होगा, वो आपको याद होंगी। ठीक है, संस्कृतिकरण, जैसे मैं बोला, संस्कृतिकरण का मतलब मैंने क्या बोला, बस ओवरव्यू। नीची जातियां जब उच्च जातियों को फॉलो करेंगी तो वो संस्कृतिकरण होगा। ओके, उसके बाद मैंने बोला पश्चिमीकरण। ठीक है, बोले पश्चिमी देश यानी ब्रिटेन के द्वारा 150 साल में जो भारतीय समाज में परिवर्तन ला गया है वो पश्चिमीकरण। उसके बाद में आया लौकिकीकरण। लौकिकीकरण मतलब सेकुलराइजेशन, बोले धर्म को जो है वो मानव जीवन से कम करो, हर जगह धर्म मत रखो। और ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, पूरी पृथ्वी जो है वो एक गांव की तरह आपस में एक दूसरे को जोड़ने दो, एक जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ में व्यापार करने दो। ये होता है। एक एक करके देखते हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं और शानदार नोट्स हैं, इन्हीं को रिपीट करना है, इन्हीं को बार बार रिपीट करना है, इनसे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, संस्कृताइजेशन, देखो इसके प्रतिपादक हैं एम.एन. श्रीनिवासन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। थोड़ा बहुत अनुमान लगाना चाहें तो इनका जन्म 1916 से हुआ था और 1999 तक ये जीवित रहे थे। तो इन्होंने जो है वो अंग्रेजों के टाइम पे ही जो है उस समय पे अपने जो समाजशास्त्री विचार थे उनके बारे में लिखना और बोलना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था दक्षिण भारत के कुर्गों के बीच में
धर्म एवं समाज, तो कुर्ग सोसाइटी थी उधर की साइड में, साउथ इंडिया में, ठीक है। कुर्ग जिला नहीं है, कुर्ग जिला भी है उस जगह पे, अभी कुर्ग जिला भी है कर्नाटक में, ओके। कुर्ग सोसाइटी के यहाँ पे इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो रिलीजन एंड सोसाइटी इन द कुर्ग्स इन साउथ इंडिया, ये जो है वो पुस्तक लिखी थी एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा, और उन्होंने मैसूर के रामपुरा गांव में जो है वो अध्ययन किया था उस गांव के बारे में। तो उन्होंने बोला संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निचली जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह ऊंची जाति, जिनमें प्राय द्विज जाति होती है, के रीति रिवाज, विश्वास, विचार और कर्मकांड को अपना लेती है, ठीक है। बस ये हो गया आपका संस्कृतिकरण। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि हमारा जो सोसाइटी या समाज बटा हुआ है वैदिक समय से, वो इस तरीके से बटा हुआ है। ऊपर हायरार्की में ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, इस तरीके से हायरार्की होती है, ठीक है। और नीचे की साइड में अनटचेबल या आदिवासी लोग भी होते हैं, दलित और आदिवासी लोग भी होते हैं। तो ऊपर के 3 जो होते हैं वो द्विज होते हैं, ठीक है। द्विज यानी 2 बार जन्म होता है, एक बार तो माँ के पेट से, दूसरा वो शिक्षा ग्रहण करने के टाइम पे जो है वो उसको वहां पे होता है। तो ये जो है वो 3 द्विज हैं। अब इनका रहन सहन जो है वो थोड़ा अच्छा है इन लोगों की तुलना में, दलितों और शूद्रों की तुलना में थोड़ा अच्छा है। तो इन्होंने उस गांव में, रामपुरा गांव में देखा कि ये जो निम्न जाति के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, शूद्र, तो वहां पे ये लोग इनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से रहते हैं, पक्के घरों में रहते हैं, क्योंकि पैसा भी रहा होगा उनके पास में, खाने पीने का सुविधा भी रही होगी। तो ये लोग इनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्षत्रियों को, वैश्यों को। ये क्षेत्र वाइज अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण को फॉलो किया जाए। कहीं कहीं पे क्षत्रिय डोमिनेंस है, प्रभु जाति के रूप में क्षत्रिय हैं तो उनको फॉलो किया जाता है। डोमिनेंस कास्ट, डोमिनेंट कास्ट का मतलब होता है कि वो जनसंख्या और वहां पे उनके पास में कितनी संपत्ति है, इस आधार पे वो आगे निकल जाते हैं सभी लोगों से। तो उनके पास में पक्के घर होते हैं, रहन सहन, खाने पीने का अच्छा ढंग होता है, तो उन्हें डोमिनेंस कास्ट कहा जाता है। तो अलग अलग जगह पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका फॉलो किया जा रहा है। तो इसी को उन्होंने बोल दिया कि क्या है, ये है अपना संस्कृतिकरण। मैं परिभाषा अगर मैं दोबारा बोलूं कि निचली जाति या जनजाति यानी ट्राइब या कोई और समूह भी, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोलूंगा कि इन पे ही बात की जाए, कि मे भी और हो सकता है कि वैश्य ब्राह्मण को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, क्षत्रिय ब्राह्मण को फॉलो करने की, नीचे से ऊपर की साइड में अगर किसी को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, उनके रीति रिवाज, विश्वास, इनको मानने की कोशिश की जा रही है, तो वो क्या करा है, संस्कृतराइजेशन, ठीक है, ये कहा जाता है। तो निम्न जाति द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। वो ये सोचते हैं, ऐसा मान के चलते हैं शूद्र लोग कि हम धीरे धीरे रहन सहन उनकी तरह करने लगेंगे तो हो सकता है कि हमारी सामाजिक स्थिति जो है वो उठ जाएगी, लोग हमें समाज में मान्यता देने लग जाएंगे, घर पक्का होगा, रहन सहन अच्छा करेंगे, खाना पीना अच्छा करेंगे, तो हम जो है वो ऊपर उठ जाएंगे। और इसी को हम सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण भी कह सकते हैं। जाति जो है, जाति क्या है, मैंने बताया जाति जो कभी नहीं जाती, इस तरीके कॉन्सेप्ट है। जाति में जो है वो गतिशीलता नहीं है, जाति जो है वो स्थिर है, आपका जो जन्म हुआ है जिस जाति में, उसी जाति में रहने वाले हो। लेकिन यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृतिकरण के माध्यम से कम समाज में हम गतिशीलता लाएं, जाति के आधार पे भी हम थोड़ा बहुत ऊपर उठने की कोशिश करें, जाति रहेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, सोशल मोबिलिटी का उदाहरण है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है कि 1 साल में 2 साल में हो गया, 10-20 सालों में धीरे धीरे परिवर्तन आता है इसमें, 1-2 दिन में 2-3 साल में 50 दिन में, ऐसा नहीं होता है। 10-20-50 साल तक में लंबे टाइम में परिवर्तन आता है इसमें, ओके। तो अब यहाँ पे कुछ शब्दावली हैं, शब्दावली आप देख लीजिए। अगर नीचे से ऊपर की साइड में फॉलो किया जा रहा है तो उसे बोला जा रहा है संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण। ये कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवासन ने दिया था। उसके बाद में एक और समाजशास्त्री आए, योगेन सिंह, उन्होंने इसी प्रक्रिया को कहा ब्राह्मणाइजेशन, ठीक है, कि इन लोगों को ज्यादा फॉलो करने की कोशिश की जा रही है इन लोगों के द्वारा, तो इसे हम बोलते हैं ब्राह्मणाइजेशन, ठीक है। बात बराबर है, सेम है, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही जो है वो संस्कृति को फॉलो करवाया जा रहा था, ब्राह्मणों के द्वारा ही भारत के जो धर्म थे, पंथ थे, उनको फॉलो करवाया जा रहा था। तो बस इतना ध्यान रखना, संस्कृतिकरण शब्द दिया है एम.एन. श्रीनिवासन ने और ब्राह्मणीकरण शब्द दिया है योगेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा हम थोड़ा और आगे आएंगे तो इसी शब्द में वेस्टर्नाइजेशन भी जोड़ दिया जाता है। आगे आने पे वो इसलिए जोड़ दिया जाता है कि ये ब्राह्मण लोग जो हैं वो अपने से ऊपर अंग्रेजों को मान रहे हैं, तो ये अंग्रेजों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्राह्मण लोग अंग्रेजों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, द्विज जाति अंग्रेजों को फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसे बोल दिया जाता है वेस्टर्नाइजेशन। उसके बाद में पॉलिटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन भी बोला जा सकता है कि इनका आधुनिक
आधुनिकीकरण हो रहा है नीचे से ऊपर की साइड में। तो ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है कि भाई ये वाले लोग अच्छे हैं और ये अगर इनको फॉलो करते जा रहे हैं तो इनका आधुनिकीकरण हो रहा है। अब इसका अपोजिट भी होता है। कुछ जगह क्या होता है कि कुछ लोग जो है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण लोग है, ब्राह्मण कोई व्यक्ति है, वो क्या है कि किसी शूद्र के साथ में रह के, या मतलब उसको ब्राह्मण में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो मांस मदिरा को फॉलो करने लग जाता है, कपड़े सही से नहीं पहनता है, वो गरीबी में आ गया है, पक्के घर नहीं है उसके पास में, तो वो अगर नीचे जो है वो शूद्र या दलित या और बाकी लोअर कास्ट की तरह देखने लग जाता है तो उसे बोला जाता है डिसंस्कृतनाइजेशन। ठीक है, यानी ये ऐसे बोल सकते हैं विसंस्कृतिकरण। ठीक है, उसके अलावा ऐसे पीजेंटाइजेशन भी बोला जाता है, यानी किसानीकरण। उसके अलावा ऐसे आदिवासीकरण भी बोला जाता है कि अगर आप ऊपर से नीचे की साइड में आ रहे हो तो आप या तो किसान की तरफ जा रहे हो, तो किसानीकरण, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो किसानी काम नहीं करता था। ठीक है, तो वो अगर नीचे की साइड में आके किसानीकरण, खेती का काम कर रहा है तो किसानीकरण बोल सकते हैं। नीचे की साइड में आ रहे हैं तो वो आदिवासियों के जैसे हो रहे हैं तो उसे ट्राइबलाइजेशन भी बोल सकते हैं। और नीचे की साइड में आ रहे हैं तो उसे संस्कृताइजेशन, तो ऊपर था, नीचे की साइड में आने में भी संस्कृतिकरण आता है। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं आपको? की पॉइंट, अब आपसे एग्जाम में भले ही आपसे अर्थ पूछ ले, भले ही आपसे परिभाषा पूछ ले, भले ही लक्षण पूछ ले, भले ही विशेषताएं पूछ ले, भले ही उपयोगिता पूछ ले, अगर आपने ये 8-10 पॉइंट रट लिए और आपसे 2 नंबर का है या 5 नंबर का है, लिख देना, आपको बेस्ट मार्क मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको परिभाषा बोलने की कोशिश करता हूँ। एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा, परिभाषा अगर आपसे पूछे 2 नंबर में, ठीक है, समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा कुर्ग समाज के या दोबारा से बोलो, समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवासन द्वारा रामपुरा गांव में कुर्ग समाज पर अध्ययन किया गया और वहां उन्होंने पाया कि नीचे की जातियां, निम्न जातियां, उच्च जातियों, जिनमें से कोष्टक में उच्च जाति यानी द्विज जाति, ठीक है, निम्न जातियां उच्च जातियों को जो है वो अनुकरण करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। इसमें अगर ट्राइबल लोग जो हैं अनुकरण करते हैं तो उसे हिंदूकरण भी कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। इसी को आप अर्थ बोल दीजिए, इसी को आप लक्षण से बोल सकते हो। लक्षण क्या है? सामाजिक गतिशीलता हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, उसके अलावा अनुकरण प्रक्रिया हो रही है, बस ये लक्षण हो गए। उपयोगिता यही है, इसमें उपयोगिता भी इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हो कि अगर आपको एक ही पॉइंट रट के, बाकी आप संस्कृताइजेशन के प्रभाव देख रहे हैं तो मैंने जो समझाया वही है। प्रभाव क्या हो रहा है? अगर निम्न जाति उच्च जाति को फॉलो कर रही है तो उसके सामाजिक प्रभाव हो रहा है। पहला सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव क्या हो रहा है? सामाजिक स्थिति ऊंची करने की चाह है उसकी, ठीक है। अगर मैं ब्राह्मणों की तरह रहने लग जाऊंगा, क्षत्रियों की तरह रहने लग जाऊंगा तो मुझे लोग जो है वो थोड़ा ऊंचा दर्जा देने लग जाएंगे। दूसरा आर्थिक स्थिति, अब जो दलित लोग हैं या लोअर कास्ट के लोग हैं वो परेशान हो गए हैं कि एक ही काम करने से, तो वो सोच रहे हैं कि अगर मैं ब्राह्मणों की तरह व्यवसाय फॉलो कर लूंगा तो स्वच्छ व्यवसाय मेरे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो स्वच्छ व्यवसाय अपनाने की कोशिश करते हैं, धार्मिक क्षेत्र में मंदिर जाने लग जाते हैं, पवित्र धागा पहनने लग जाते हैं। निम्न जाति के लोगों की बात कर रहा हूं मैं। उसके अलावा जीवन शैली में बदलाव आ जाता है उनके में, पक्के मकान बनने लग जाते हैं, कपड़े अच्छे पहनने लग जाते हैं, साफ सफाई से रहने लग जाते हैं। बस ये प्रभाव है। यानी प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ये निश्चित सी बात है जो निम्न जाति है उन पे प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वही तो फॉलो कर रही है। ओके, प्रभावित करने वाले कारक, इस प्रक्रिया को जो है वो स्टिमुलेशन कैसे मिल रहा है, इस प्रक्रिया को फॉलो क्यों किया जा रहा है, ये लोग नीचे से ऊपर क्यों आ रहे हैं। सबसे आसान का आप बोल सकते हो कि भाई हर व्यक्ति जो है वो अपनी निम्न जाति से परेशान है, क्योंकि उसे हर समय बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो वो चाह रहा है कि मैं इस समाज में अपलिफ्टमेंट हो जाए, इस संस्तरण में ऊपर उठ जाऊं। तो बस यही कारण सबसे मोटिवेशनल है। बाकी उसके अलावा भारतीय संविधान ने भी बहुत सारे अधिकार दिए हैं, राजनीतिक प्रोत्साहन दिया है। आर्टिकल नंबर 330 और 32 के अनुसार से 330 और 31 और 32 भी शामिल है। SC/ST के लिए जो है वो लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन दिया गया है। संचार और यातायात के बाद में क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जान रहे हैं। संचार और यातायात ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। अंग्रेजों के द्वारा जो रेल आई थी उसने भारत के समाज को बहुत बड़े लेवल पर बदलाव किया था। विसंस्कृतिकरण अभी बताया, संस्कृतिकरण के विपरीत को हम क्या करेंगे? विसंस्कृतिकरण, उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों यानी या पश्चिमी सभ्यता को अनुकरण करना, ठीक है, उसे हम विसंस्कृतिकरण बोल देते हैं। किस तरीके से? निम्न जातियों को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उच्च जातियां, तो वो जो है मांस मदिरा या शराब, इस तरीके से तो विसंस्कृतिकरण हो रहा है। अब पश्चिमी सभ्यता में भी क्या हो रहा है
कुछ चीजें पश्चिमी सभ्यता में गलत है, क्योंकि वहां पे मांस, मदिरा, धर्म, इन सब से दूर भागा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि आप अगर अपनी संस्कृति से दूर भाग के जा रहे हो तो उसे भी संस्कृतिकरण हम बोल देंगे। अब आता है पुनः संस्कृतिकरण। ये भी आसान शब्द है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना, पुनः संस्कृतिकरण वाला कॉन्सेप्ट दिया योगेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो लोग पश्चिमीकरण को अपना चुके हैं, विदेशी सभ्यता को अपना चुके हैं, जब उन्हें ज्ञान होता है कि हमारी संस्कृति बहुत महान है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसी में सुख और शांति है, तब वो पुनः पश्चिमी सभ्यता को छोड़ के, पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के पुनः भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पुनः संस्कृतिकरण बोल देते हैं। इसकी सीमाएं आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें सबसे पहला बात, इसमें जो निम्न जातियां उच्च जाति को फॉलो तो कर रही हैं, उसमें हो सकता है कि समाज में थोड़ा बहुत वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन जाति तो उनकी वही रहेगी, जाति में तो बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। जाति बदलाव नहीं आने वाली है, ओके। तो सीमित अवधारणा है, ठीक है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई उन्हें जो है वो हायरार्की में ऊपर मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। जाति तो उनकी सेम रहेगी, समाज में भले लोग थोड़ा बहुत वैल्यू करने लग जाएंगे, लेकिन जाति उनकी दलित या शूद्र उसी तरीके से रहेगी। उसके बाद में अंतर्वर्गीय शत्रुता भी हो रही है, अगर सीमाओं में अगर बात करें, लिमिट्स में अगर बात करें, या नेगेटिव में अगर मैं बात करूं, कुछ लोग जैसे भाई हायर कास्ट का मान लीजिए कि XYZ हायर कास्ट है, यहाँ पे क्षत्रियों में से कोई भी आप मान सकते हो, जाट, गुर्जर, मराठा, इस तरीके से, और कोई लोअर कास्ट है, ठीक है। लोअर कास्ट में आप SC की कोई भी दलित कास्ट ले सकते हो, जाटव ले सकते हो, मेघवाल ले सकते हो, कोई भी, ठीक है। तो अगर ये इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मंदिर में जाएंगे क्योंकि बड़े लोग, ऊपर वाले लोग मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले इनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, तो ये मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोग नाराज होंगे। इसलिए क्या होगा, आपस में जो है वो कन्फ्लिक्ट होगा। उसके अलावा पहले इनको शादियों में घोड़ियों पे नहीं बैठना दिया जाता था, अब ये लोग कहेंगे कि हमें घोड़ियों पे भी बैठना है, क्योंकि वो भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है, घोड़ियों पे बैठना भी, ठीक है। इनको पहले गाँव में बीच में से जो घोड़ी की निकासी की जाएगी, ये भी संस्कृतिकरण प्रक्रिया। अब इसमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, ये बोलेंगे कि आपको इन चीज का अधिकार नहीं है, और ये आपस में लड़ाई होगी। तो इसकी ये सीमा है, ये नेगेटिवनेस है। बाकी ये लघु परंपरा है, पूरे भारत में पूरे तरीके से नहीं फैली हुई है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है प्रभु जाति या प्रबल जाति, ये भी थोड़ी देर पहले बताया। ये जो ऊपर वाली जाति है, ठीक है, जो उस क्षेत्र में डोमिनेंट में है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रभु जाति। अब प्रभु जाति होगी तो उसके पास में खेती अच्छी होगी, पैसा अच्छा होगा, लोग अधिक होंगे, रुतबा अधिक होगा, बस सीधी सी बात है। MN श्रीनिवासन ने प्रभु जाति के बारे में बोला कि गांव में आर्थिक व राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जाति जो होती है, उसी को क्या बोलेंगे, हम प्रभु जाति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रभु जाति। अब प्रभु जाति के बारे में अगर कोई जानकारी लेनी हो कि भाई इस क्षेत्र में प्रभु जाति कौन सी है, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई गाँव है, ये गाँव है, ठीक है, इस गाँव में, ये गाँव है, इस गाँव में जो है वो राजपूत अधिक मात्रा में, ठीक है, राजपूत अधिक हैं, तो उनकी जो है वो ताकत अधिक हो गई, जनसंख्या अधिक है, तो क्योंकि पुराने टाइम पे जो है वो शक्ति जो है वो जनसंख्या के आधार पे दिखती थी। दूसरा, उनके पास में पैसा अधिक होना चाहिए, और पैसा उस समय भूमि अधिकरण होने पे, और इनकी कुछ सांस्कृतिक स्थिति भी होनी चाहिए, ये अपनी कुछ संस्कृति फॉलो करते होंगे। तो इन तीनों आधार पे जो है वो प्रभु जाति का जो है वो अनुमान लगाया जा। अलग अलग क्षेत्रों पे जो है वो अलग अलग प्रभु जातियां हो सकती हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान में अगर देखें तो जाट और राजपूत, पुराने समय पे तो राजपूत ही प्रभु जाति थी, ब्राह्मण प्रभु जाति थी, लेकिन पिछले कुछ समय में जाटों ने, गुर्जर कम्युनिटी ने, मीणा कम्युनिटी ने भी अपने आप को प्रभुत्व के रूप में जो है वो आगे बढ़ाया है। ओके, गुजरात में पटेल जाति जो है उसके पास में खेती अधिक है, उसके पास में जनसंख्या अधिक है, सांस्कृतिक परिस्थिति उनके पास में, परिस्थिति यानी उनके पास में कल्चर है खुद की। महाराष्ट्र में मराठा जाति है, कर्नाटक में लिंगायत जाति है, केरल में नायर जाति है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में रेड्डी जाति। ये ऊंची जातियां हैं जिनको निम्न जातियां फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं। और संदर्भ समूह कौन से हैं? ऐसे समूह जो निम्न जाति से हैं, एक तरीके से जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं है लेकिन सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, तो एक रेफरेंस के रूप में कि भाई मैं इस पटेल जाति की तरह बनना चाहता हूं, या मैं इस रेड्डी जाति की तरह जो है वो अपनी कल्चर करना चाहता हूं। ठीक है, यानी उच्च जाति के यानी संदर्भ समूह के मूल्यों और आदर्शों को फॉलो करना चाहता हूं, तो ये होता है संदर्भ समूह। रेफरेंस देना किसी भी चीज के लिए कि भाई ये रेफरेंस है, इसको फॉलो कीजिए। मैंने बोल दिया कि इस बुक को फॉलो कीजिए, इस बुक का रेफरेंस दे दिया। तो
संदर्भ समूह क्या हुआ कि भाई इस कास्ट का रेफरेंस दे दिया, इस क्षेत्र में रेड्डी जाति, अब जो निम्न जाति के लोग हैं उस जो कास्ट है रेड्डी जाति उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो रेड्डी क्या हुआ, संदर्भ समूह हुआ। अब यहाँ पे रॉबर्ट के बर्टन नाम के एक व्यक्ति ने द अमेरिकन सोल्जर नाम की बुक लिखी थी, उसमें ये शब्द दिया था रेफरेंस ग्रुप। बाकी इसमें कुछ समझने का है नहीं। व्यक्ति द्वारा सीखने की ये प्रक्रिया जो होती है अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, यानी जो व्यक्ति सीख रहा है, सीख क्या रहा है, ये उच्च जाति की क्या सीख रहा है, उच्च जाति के रहन सहन को सीख रहा है, उच्च जाति के खान पान को सीख रहा है, उच्च जाति की तरह मकान बनाने की कोशिश कर रहा है, कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरह जो है वो पढ़ाई लिखाई को सीख रहा है। तो इस व्यक्ति द्वारा इन सब को सीखने की प्रक्रिया निम्न जाति के व्यक्ति द्वारा, इसको बोला जाता है अग्रिम समाजीकरण, यानी अगले समाज की तरफ भागने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में से बोलेंगे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ओके, दैट्स इट। ये हुआ पहला टॉपिक अपना, क्या कंप्लीट हुआ, पहला अपना क्या हो गया, संस्कृतिकरण। एम.एन. श्रीनिवासन की पॉइंट अगर याद करें तो क्या हुआ, एम.एन. श्रीनिवासन, ठीक है, दो नाम याद कर लेना, रामपुरा गांव, कुर्ग समाज, इनकी पुस्तक थी कुर्ग समाज, दक्षिण भारत के कुर्ग समाज की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति, इस तरीके से इनकी पुस्तक थी। ठीक है, एंड इसको हम सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण मानेंगे। नीचे से ऊपर की ओर जो है वो लोग फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलोइंग अनुकरण की प्रक्रिया है। अगर एसटी हिंदू धर्म के तरीके से फॉलो करने लगती है तो उसे हिंदूकरण कहा जाता है। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पश्चिमीकरण। इसका भी प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा किया गया था, लेकिन उनकी एक दूसरी पुस्तक थी, उसके द्वारा ये शब्द लाया गया था पश्चिमीकरण। तो पुस्तक का नाम था सोशल चेंज इन द मॉडर्न इंडिया। पहली पुस्तक कौन थी, पहली पुस्तक थी अपनी, अभी मैंने आपको बताया था, दक्षिण भारत के कुर्गों के बीच धर्म एवं समाज। ठीक है, अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूं तो रिलीजियन एंड सोसाइटी इन द कुर्ग्स ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है, रिलीजियन एंड सोसाइटी इन द कुर्ग्स ऑफ द साउथ इंडिया। और यहाँ पे पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट कौन सी बुक में आ रहा है, सोशल चेंज इन द मॉडर्न इंडिया करके एक बुक है एम.एन. श्रीनिवासन की, तो वो है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने कि अंग्रेजों के समय पे जो 150 सालों में जो परिवर्तन आया उसी को इन्होंने बोला। लगभग 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के प्रभाव के स्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति में होने वाले व्यापक परिवर्तन को जो है वो पश्चिमीकरण कहा गया। परिवर्तन क्या आया, हमने नई नई टेक्नोलॉजी सीखी, नए नए विचार सीखे, हमने रहना सहना खाना पीना समाज में बहुत सारा चेंज कर दिया। तो यही क्या बोल दिया उन्होंने, एम.एन. श्रीनिवासन ने जो है वो क्या नाम दे दिया, पश्चिमीकरण। इसकी विशेषता क्या है, पहली बात तो ये अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया परिवर्तन है, क्योंकि उनके द्वारा ही इनिशिएट किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज आए, उनका रहन सहन खाना पीना, उनके समाज, उनका राजनीतिक स्थिति, वो सबको हम धीरे धीरे ऊपर की कास्ट फॉलो करती हैं, फिर नीचे नीचे की तरफ फॉलो करती जाती हैं। तो विशेषता है हमने अंग्रेजों से इसे फॉलो करने की शुरुआत की। वर्तमान में हम इसे बड़े रूप में अगर बोलें तो यूरोप और अमेरिका को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत अंग्रेजों के 150 साल 200 सालों में हुई थी। उसके बाद में ये विस्तृत है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे है, बहुस्तरीय है। इसके 3 स्तर बताए थे एम.एन. श्रीनिवासन ने। ठीक है, अभी थोड़ी देर में देखते हैं 3 स्तर इसके एम.एन. श्रीनिवासन ने बताए थे। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स है, जटिल भी है, ये थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई आप एक चीज को जो है वो पश्चिमीकरण के नाम से क्लियर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो 3 स्तर देख लेते हैं। एम.एन. श्रीनिवासन ने 3 स्तर क्या बताए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे क्या होगा, एम.एन. श्रीनिवासन ने बोला कि ये जो पश्चिमीकरण है ना एकदम से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। किस तरीके से, प्राथमिक स्तर पे वे लोग जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, जो अगर हम देखें 1757 और 64 के युद्ध जीतने के बाद में अंग्रेजों ने जब शासन शुरू किया तो राजा महाराजाओं ने संधियां की, तो राजा महाराजा डायरेक्ट कांटेक्ट में आए अंग्रेजों के में। तो अंग्रेजों की कल्चर से वो प्रभावित हुए, अंग्रेजों के रहन सहन से वो प्रभावित हुए राजा महाराजाओं की। ठीक है, राजा महाराजा तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, तो वो उनकी संस्कृति को सीखने लगे। तो पहला स्तर वो हुआ। दूसरा स्तर क्या हुआ कि ये जो पहले स्तर वाले हैं इनसे कांटेक्ट में आए, राजा महाराजाओं से जुड़े हुए कुछ लोग, नीचे वाले लोग, वो कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने भी उन चीजों को सीखा, कपड़े पहनने उसी तरीके से सीखे, खाना पीना भी उसी तरीके से सीखा। तीसरा क्या हुआ, वे जो पश्चिमीकरण से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए। अब समाज में ही अपने आप वो पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट आ गया। मान लीजिए कि कलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, कलेक्टर वाली अवधारणा लेके आए, या कानून वाला राज जो लेके आए अंग्रेज। और उसके अलावा अगर आज के समय पे देखें तो गांव में बहुत सारे लोग जो हैं, सब लोग ज्यादातर आजकल तो जो है
पैंट शर्ट पहनते हैं, हम आप सब पैंट शर्ट पहनते हैं, तो वो सब ऑटोमेटिक, उन लोगों को पता भी नहीं है कि पश्चिमीकरण हुआ है। समाज बदलता जा रहा है तो ऑटोमेटिक बाकी लोग अप्रत्यक्ष रूप से बदलते जा रहे हैं। बस उन्होंने 3 चीजें बोली। क्या बोला हेमंत श्रीनिवासन ने? पश्चिमीकरण 3 स्तर पे होने वाला है। पहला तो जो लोग डायरेक्ट अंग्रेजों कॉन्टेक्ट में आएंगे, क्लर्क बनेंगे, अंग्रेजों की बुद्धि के अनुसार रहेंगे, जैसा अंग्रेज कहना चाह रहे हैं उस हिसाब से रहना शुरू कर देंगे। पहले तो वो डायरेक्ट लोग होंगे। दूसरा, उनसे जुड़े हुए उनके घर वाले लोग, उनके रिश्तेदार लोग, वो जहां जा रहे हैं उनको दिखा रहे हैं कि मैं अच्छे तरीके से रहता हूं, मेरे पास में घर है, तो वो उनसे प्रभावित होने वाले दूसरे लोग, ठीक है। पहले अंग्रेजों से प्रभावित हुए, दूसरे पहले वालों से प्रभावित हुए, और तीसरे वालों को पता नहीं है कि हम जो है वो अंग्रेजों के जो है वो वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो उनके पास तक पहुंच चुकी है। मान लीजिए कि अगर आप गांव में किसी को टी शर्ट पहने हुए देख रहे हैं, किसी बड़े बुजुर्ग आदमी को, तो उसे पता नहीं है कि ये वेस्टर्नाइजेशन है, लेकिन वो वेस्टर्नाइजेशन का ही हिस्सा हो चुका है, ठीक है। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं आज के समय पर, अगर मैं बोलूँ तो ये वेस्टर्नाइजेशन का ही हिस्सा बोल सकते हो उसे, ओके। तो ये बात मैंने आपको बोली कि इसमें अंग्रेजों द्वारा लाया गया परिवर्तन विस्तृत है, नैतिक दृष्टि से तटस्थ है। आप इसमें सही गलत का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, बोलेंगे नहीं कि भाई ये सही है, भाई कपड़े पहनना, इस तरीके से रहना, जीन्स पहनना सही है गलत है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे। ये नैतिक दृष्टि से जो है वो तटस्थ है, ये एथिकली न्यूट्रल है। सही गलत का निर्णय आप डायरेक्टली नहीं लोगे, ओके। उसके बाद में भारतीय जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक इसने परिवर्तन किए। अब इसके प्रभाव क्या रहे? प्रभाव आपको मैंने जो बातें बताई वही प्रभाव है, मैं बोलूंगा आप समझते जाइए। इसके पॉजिटिव प्रभाव है और कुछ इसके नेगेटिव प्रभाव है, दोनों देखते हैं। पॉजिटिव प्रभाव क्या रहे? खान पान और रहन सहन में अंतर आ गया। पहले लोग ज्यादातर जो है वो ब्राह्मण लोग या उच्च जाति में लोग जो शाकाहारी होते थे, लेकिन वेस्टर्न में कल्चर में, यानी अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन कल्चर में, वहाँ पे मदिरा सेवन नॉर्मल सी बात है, मांस खाना वहाँ नॉर्मल सी बात है। तो धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रभाव में आके ब्राह्मण लोग जो ऊंची जाति के थे या क्लर्क बनने वाले जो लोग हैं, वो इस तरीके से जो है वो खान पान में भी उनके में अंतर आने लग गया। दूसरा, अंग्रेज जो खाते हैं वो चीज़ भी हम भी खाने लग गए इस तरीके से। अगला, धार्मिक अंधविश्वास में कमी आई, क्योंकि अंग्रेज जो है वो उनके वहाँ पे प्रबोधन हो चुका था, पुनर्जागरण हो चुका था, तो वहाँ भारत में भी वही कॉन्सेप्ट लेके आने लगे। तो सती प्रथा, बाल विवाह, इनको रोकने के लिए कानून लेके आए, छुआछूत को उन्होंने गैर कानूनी बना दिया, तो ये अच्छी बात रही थी, पॉजिटिव बात थी। खान पान में और रहन सहन में अंतर आया, रहन सहन अच्छे तरीके से होने लगा, ठीक है। उसके बाद में राजनीतिक परिवर्तन आए। पहले हमारे यहाँ पे राजा रहते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में वो कानून का राज लेके आए, रूल ऑफ लॉ लेके आए, शक्ति का पृथक्करण किया, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया, विधायपालिका से अलग किया, ये अंग्रेज लेके आए थे। बाद में जाते जाते उन्होंने लोकतंत्र भी दे दिया था, ठीक है। शिक्षा में परिवर्तन हुआ। पहले गुरुकुल पद्धति आधार होता था या मदरसा आधारित होता था, बाद में उन्होंने आधुनिक शिक्षा पद्धति जो हम पढ़ते हैं, साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये सब उन्होंने दे दिया। उसके बाद में आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। अब आर्थिक क्षेत्र में कुछ नुकसान भी हुआ, क्योंकि उन्होंने कुटीर उद्योग धंधे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए, लेकिन अंग्रेजों से हम टेक्नोलॉजी ग्रहण की, औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ धीरे धीरे। साहित्य में भी परिवर्तन हुआ। पहले धार्मिक साहित्य पे जोर दिया जाता था, धर्म की किताबें ज़्यादा होती थी, समाज से संबंधित नहीं होती थी, लेकिन इस वेस्टर्नाइजेशन के बाद में समाज से संबंधित, मानव से संबंधित, इहलोकीकरण से संबंधित जो है वो किताब अधिक आने लगी। फिर भारत में जो है वो स्थापत्य शैली में भी चेंज आया। भारत में हम अंग्रेजों की गौथिक स्थापत्य शैली को अपनाने लगे, और आधुनिक चित्रकला का जो विकास है वो अंग्रेजों की ही देन मानी जा सकती है, ओके। नृत्य और संगीत में भी परिवर्तन आया। पहले हमारे भारत में शास्त्रीय संगीत था, अब वर्तमान में शास्त्रीय के साथ में पश्चिमी संगीत भी आ गया है, हिप हॉप भी आ गया है, पॉप कल्चर भी आ गया है। इस तरीके से सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन हुआ। इस तरीके से कैसे हुआ? पहले हमारा संयुक्त परिवार रहता था, लेकिन अंग्रेज एकल परिवार में रहते थे, धीरे धीरे देखते हुए हम एकल परिवार अपनाने लग गए। जातीय भेदभाव में कमी आई, ये बात भी अच्छी रही, ठीक है। इसके बाद में वर्ग को प्राथमिकता मिलने लग गई, ठीक है। वर्ग में आपको पहले समझा चुका हूं, तो वर्ग को प्राथमिकता मिल गई। शादियों में भी अंतर आ गई। पहले शादी को क्या पवित्र रिश्ता माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि भगवान ने क्लियरली वहां पे जोड़ी बना दी है, अब तो जिंदगी भर के लिए संभव है। लेकिन उसके अलावा अन्य जाति में शादी नहीं होती थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में उन्होंने बोला यार ये जातिवादी क्या है, अन्य जातियों में शादी करना संभव हुआ। तलाक आसान हो गया, उन्होंने कानून बना दिया, अगर तुम किसी के अधिकारों का हरण कर रहे हो तो आप तलाक भी कर सकते हो। यानी अब पहले की तुलना में शादी को जो है वो एक संस्थान के रूप में दर्जा देने लग गया। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया, आपस का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। अगर सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो तलाक दो, इस तरीके से।
उसके अलावा इस पश्चिमीकरण ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया था। स्वतंत्रता समानता का वो जो मूल्य था हमने जो है वहीं से लिया था, और हम अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी समानता के लिए, अपने आज़ादी के लिए जो अंग्रेज़ों से लड़ने लगे। और ये राष्ट्रीय आंदोलन जो अंग्रेज़ों ने शिक्षा दी, कुप्रथाओं को अंत किया था, भारत की सोसाइटी जो ओपन हुई थी, उन सब का परिणाम जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हुआ था। ओके, ये तो हुए पॉजिटिव इफेक्ट। और नेगेटिव इफेक्ट देखें तो पश्चिमीकरण जो है वो हमने अभी जो पॉजिटिव लिखा है उसी में आप बुराई ढूंढ दीजिए कहीं ना कहीं। देखो खान पान से शुरू करेंगे। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप पॉजिटिव याद कर लीजिएगा किसी भी चीज़ के, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में उल्टा लिख देना तो नेगेटिव भी बन जाएगा। कैसे? देखिए खान पान, बोले पहले हम शुद्ध शाकाहारी तरीके से खान पान खाते थे लेकिन अब हम गलत खाना खाने लग गए। पॉजिटिव में क्या बोलेंगे कि हम अच्छा खाना खाने लग गए क्योंकि वो पौष्टिक भी था एक तरीके से। अब हम क्या बोल देंगे कि ये पौष्टिक नहीं था, गलत था, शाकाहारी नहीं था, इस तरीके से बोल देंगे। धार्मिक अंधविश्वास में कमी, पॉजिटिव में हम ये बोलेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, अंधविश्वास में कमी आई। लेकिन हम नेगेटिव में क्या बोलेंगे? बोले धर्म कम हो गया, धर्म से लोग जो है वो संस्कारों से, एथिक्स से जुड़े रहते थे, धर्म को मानना छोड़ दिया तो अपराध बढ़ गए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, वही चीज उसी चीज। राजनीतिक परिवर्तन, अब आप इसमें राजशाही की बड़ाई कर दो, राजशाही अच्छी थी इस तरीके से, तो ऐसा बोल सकते हो मोस्टली। ठीक है, तो इन चीजों को तो भले छोड़ दीजिए, नेगेटिव राजशाही वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लोकतंत्र जरूरी है। शिक्षा में परिवर्तन, आप गुरुकुल पद्धति की बढ़ाई कर दीजिए। आर्थिक में कुटीर उद्योग खत्म किया, ये गलत ही है उन्होंने। ठीक है, साहित्य में धार्मिक साहित्य अच्छा था, इस तरीके से आप बोल सकते हो। परिवार, संयुक्त परिवार अच्छे थे, ऐसे बोल सकते हो। शादी का पवित्र रिश्ता अच्छा था, इस तरीके से आप बोल सकते हो। उसके अलावा 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो भौतिकवाद और उपभोक्तावाद की हम तरफ चले गए, मटेरियलिज्म की तरफ चले गए, हम नई नई वस्तुओं को कंज्यूम करने लग गए, और जिसका परिणाम है आज का क्लाइमेट चेंज और ये वैश्विक तपन, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है। उसके अलावा आर्थिक असमानता भी बढ़ने लग गई इसके कारण, पश्चिमीकरण के कारण। गरीब गरीब होते चले गए, अमीर अमीर होते चले गए। तो ये जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव में से आप नेगेटिव आराम से निकाल सकते हो, बट ये 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा याद रखना कि भौतिकवाद और उपभोक्तावाद होने के बाद में क्या हो गया कि हम अधिकतर वस्तुओं को कंज्यूम करने लगे। तो फिर क्या हो गया कि ये जो आज के समय पे हम पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण के रिलेटेड क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, ये सब इस पश्चिमीकरण की ही जो है अवधारणा है। आर्थिक असमानता हुई, गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। और ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब की पॉइंट के रूप में अगर हम याद करने की कोशिश करें तो क्या बोलेंगे पश्चिमीकरण के बारे में? देखो, भारतीय समाज में परिवर्तन हुआ अंग्रेजों के द्वारा पिछले 150 सालों में, उसी को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है पश्चिमीकरण। ठीक है, ये मूल्य तटस्थ है, व्यापक है, बहुआयामी है, बहुस्तरीय। अब ये रट लेना यार कैसे भी करके, वहाँ लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, और नहीं लिखोगे तो फिर आप ध्यान रख लेना, कहानी कितनी भी बना लेना, बातें कितनी भी बना लेना, लेकिन की पॉइंट अगर नहीं लिखोगे ना तो वो नंबर नहीं देगा। सामने वाले के पास में भी की पॉइंट लिखे होते हैं कि अगर ये लिखा हुआ तो नंबर दे दो। ठीक है, यहाँ से हमने ये मूल्य लिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता वाले, ये हमने जो है वहाँ से राजनीतिक विचारधाराओं को लिया। उसके अलावा भारत के इस समाज में चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्ट में अगर याद करने को बोले, हाई एलईडी से याद कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स जो है वो हमने वहां से लिए। इंडिविजुअल, व्यक्तिवाद पे जोर दिया जाने लगा। लिबर्टी, स्वतंत्रता पे जोर दी जाने लगी। इक्वलिटी, समानता पे जोर दिया जाने लगा। डेमोक्रेसी, ये जो है वो अपना राजतंत्र पे जोर दिया जाने लगा। तो ये आप की पॉइंट के रूप में हाई एलईडी पे याद कर लेंगे। तो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, उसके बाद में अपना इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद यानी मानववाद, उसके बाद में लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, उसके बाद में इक्वलिटी यानी समानता, एंड डेमोक्रेसी अपना राजतंत्र वाला, प्रजातंत्र वाला, लोकतंत्र वाला। ओके, एम.एन. श्रीनिवासन ने 3 स्तर बताए थे, हमने याद कर लिए। उसके बाद में पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण दोनों में क्या अंतर है? कोई खास अंतर नहीं है, चीजें वही है। अंतर क्या है? पश्चिमीकरण वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एम.एन. श्रीनिवासन ने। आधुनिकीकरण वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया? यूजिन सिंह ने। बस इतना ध्यान रखना। पश्चिमीकरण सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित रहा कि अंग्रेजों से हमने ये सीखा, अंग्रेजों से हमने ये सीखा। आधुनिकीकरण में हम ये बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के अलावा यूरोप से, अमेरिका से, जापान से हमने ये चीज़ें सीखी। ठीक है, विदेशों से हमने जो जो सीखा, ये ओनली यूके, और ये अन्य देशों का प्रभाव भी लाता है, यूके से, रसिया से, यूएसए से, सबसे। अब दोनों में अंतर भी देख लीजिए, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण वाला मैंने पहले बताया था, ये भी एम.एन. श्रीनिवासन का कॉन्सेप्ट है और ये भी एम.एन. श्रीनिवासन का कॉन्सेप्ट है। ये किस पुस्तक के आधार पे था? ये पुस्तक था रामपुरा गांव में जो अध्ययन किया था। क्या अध्ययन था? रिलीजन एंड सोसाइटी इन द कुर्क्स ऑफ द साउथ इंडिया, ये पुस्तक थी। ठीक है, और ये क्या था? ये मॉडर्न सोसाइटी इन द इंडिया, इस तरीके से उनकी पुस्तक थी।
ठीक है। तो ये भी एम.एन. श्रीनिवासन का, ये भी एम.एन. श्रीनिवासन का। प्रवासी अगर देखें तो निम्न जाति द्वारा उच्च जाति को फॉलो करना क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण। भारतीय समाज द्वारा पश्चिमी विचारों को ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है? पश्चिमीकरण। इसमें क्या होता है? धार्मिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि निम्न जाति रूढ़िवादी लोग जो हैं, ऊपर की साइड में हायर कास्ट जो हैं, द्विज जात, जो कि संस्कृति को पहले से फॉलो करने के बोल रही हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक नीचे वाले लोग भी धर्म से जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे लौकिक और तार्किक दृष्टिकोण हो रहा है, तो धार्मिकता का अभाव हो रहा है, क्योंकि ये अपने धर्म को छोड़ते हुए पश्चिमीकरण को अपनाते जा रहे हैं। उसके बाद में आंतरिक स्वदेशी प्रक्रिया है ये, क्योंकि भारत के ही लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये क्या है? विदेशी प्रक्रिया है, भारत के लोग विदेश के लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये पुरातन प्रक्रिया है, पुराने समय से चली आ रही है, ये सब पुराने समय से संभव है, क्योंकि ये भारत की इंटरनल सोसाइटी की वो है प्रक्रिया, तो पुरातन प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया इधर पश्चिमीकरण वाली जो है वो अंग्रेजों के आने के बाद में शुरू हुई है। समय स्थान के साथ में इसमें भिन्नता होती है अलग अलग, और यहाँ पे एक समान प्रकृति का दिखता है, क्योंकि अंग्रेज पूरी कल्चर एक लेके आए थे, और यहाँ पे भारत में अलग अलग जगहों पे जो है वो अलग अलग जातियों को फॉलो किया जाता है, अलग अलग प्रभु जातियों को। इसमें मदिरा और मांस पर रोक लगी, क्योंकि हायर कास्ट जो है वो नहीं खाते थे, इसलिए वो नीचे वाले जो फॉलो कर रहे थे उन्होंने भी खाना बंद कर दिया। यहाँ पे मांस और मदिरा पे जो है वो एक तरीके से वृद्धि हुई, क्योंकि अंग्रेज मांस मदिरा का सेवन करते थे। तो अपना संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण हुआ। अब बात करते हैं हम लौकिकीकरण की, सेकुलराइजेशन। ठीक है, मैंने बस थोड़ी देर पहले बताया था। अब इसमें थोड़ा सा याद रखना कि जब सेकुलराइजेशन का नाम आए तो उसमें की पॉइंट के रूप में बिल्बर्ट मूल का नाम याद रखना। ऊपर के दो में एम.एन. श्रीनिवासन का नाम याद रख लेना। ठीक है, ऊपर के दो मैंने आपको बताए थे, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। लौकिकीकरण में जो है वो किसका नाम याद रखना? बिल्बर्ट मूल का। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट नॉर्मल सा है, सेकुलर हो जाना। आप जो है वो धार्मिक जो पाखंडता है उसे छोड़ते हुए तार्किकता, मानववाद, बुद्धिवाद की तरफ चले जाओ, यही लौकिकीकरण है। बस ये बात है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? मानवीय कार्यों में धर्म की भूमिका के संदर्भ में तार्किक भाव का समावेश, अर्थात धार्मिक विश्वासों और प्रक्रियाओं का स्थान गैर धार्मिक प्रक्रियाओं के द्वारा लेना ही लौकिकीकरण कहलाता है, सेकुलराइजेशन कहलाता है। अब ये जो परिभाषा है बिल्बर्ट मूल के द्वारा दी गई थी, या पहली बार कॉन्सेप्ट जो दिया गया था बिल्बर्ट मूल के द्वारा दिया गया था, तो बस ये नाम आप थोड़ा सा याद रख लेना। ओके, उसके अलावा ये लौकिकीकरण का पहली बार जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? जैकब हॉलीयॉक के द्वारा 1851 में। बट ये याद नहीं रखो तो ठीक है, लेकिन बिल्बर्ट मूल का नाम आप याद रख लेना, क्योंकि उन्होंने परिभाषा दी है ये वाली। ओके, तो इन्होंने उस समय क्या बोला? यूरोपीय समाज में, जैकब हॉलीयॉक ने क्या बोला? यूरोपीय समाज में दैनिक जीवन में धर्म और चर्च के प्रभाव को कम कर देना, जो क्या लौकिकीकरण कहलाता है। अगर आप देखें मध्यकालीन यूरोप की अगर हम बात करते हैं, तो मध्यकालीन यूरोप में हम क्या देख पाते हैं कि वहाँ पे ऊपर की साइड में चर्च होती थी, ठीक है, नीचे की साइड में राजा और सेना होती थी, और बाकी सब 95% जो लोग थे वो लोग पिसते थे इस चर्च के कहने पे, और हर जगह पे जो है वो धर्म का आडंबर था पूरे यूरोप में। उस समय फिर यूरोप में क्या हुआ? पुनर्जागरण हुआ, रेनेसा हुआ, उसके बाद में वहाँ पे प्रबोधन हुआ। तो यहाँ के लोगों ने जो इस धर्म की बातों को मानना कम कर दिया, चर्च की बातों को मानना कम कर दिया, तो इसी बात को क्या बोला जा रहा है? सेकुलराइजेशन बोला जा रहा है। ओके, तो ये शब्द जैकब हॉलीयॉक के द्वारा पहली बार दिया गया था, और ये ऊपर वाली परिभाषा बिल्बर्ट मूल के द्वारा दी गई थी। अब इसमें की पॉइंट आपको क्या याद रखने होंगे? अब आपसे भले ही अर्थ पूछे, परिभाषा पूछे, तो उसमें ये सारे की पॉइंट डाल देना, आप क्लियर कर लोगे। पहली बात तो धार्मिकता का ह्रास हो रहा है, जो धर्म के आधार पे पाखंड बने हुए थे, अंधविश्वास बना हुआ था, उनका ह्रास हो रहा है। यहाँ पे तार्किकता का समावेश हो रहा है और बुद्धिवाद का समावेश हो रहा है। अच्छा, यहाँ याद रखना, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे आप पंथ भी बोल सकते हो, इसे हम जो है वो रिलीजन बोल सकते हैं। धर्म जो होता है नॉर्मली, भारतीय धर्म जो है पुराने समय के जितने भी ज़्यादातर धर्म हैं, वो पहले से ही तार्किकता एवं बुद्धिवाद पे आधारित थे, लेकिन उनमें आडंबर धीरे धीरे समावेशित हो गए थे, उनमें धीरे धीरे जो है वो पाखंड आते चले गए, अंधविश्वास आता चला गया था समय के साथ में। ठीक है, तो इसी के लिए मैं ये बोलूँ कि धर्म को खत्म नहीं कराया जाए, धर्म तो ओरिजिनली खुद तार्किकता और बुद्धिवाद पे था, ठीक है, लेकिन जो उसमें बीच में जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, पंडित होते थे, उनके द्वारा जो कमियां लाई गई थी उनको कम किया गया, ओके, ह्रास किया गया। तार्किकता बुद्धिवाद को पुनः जोड़ दिया गया, वैज्ञिकता, तार्किकता, मूल्य तटस्थ लौकिकता पे जोड़ दिया गया, और ये कॉन्सेप्ट या परिभाषा जो दी गई बिल्बर्ट मूल के द्वारा दी गई। अगर पंथ निरपेक्ष की मैं अगर बात करूं, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? किसी भी देश की सरकार को है वो जो धर्म से अलग हो जाना ही पंथ निरपेक्ष कहलाता है। भारत की सरकार सेकुलर है, ठीक है,
भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी प्रधानमंत्री स्पेशली किसी धर्म के लिए अलग अलग से जो है वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, भारत की सरकार सेकुलर है, तो ये बस पंथ निरपेक्ष जो है, और अगर सेकुलर इसमें अंतर देखना चाहें तो बस इतना अंतर है, ये तो मानव जीवन का है और यहाँ पे सरकार से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देते हैं एम.एन. श्रीनिवासन, और वो दे देते हैं विभेदीकरण का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे विभेदीकरण में वृद्धि होती है, ऐसा एम.एन. श्रीनिवासन जी बोल देते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको समझाने वाला। ओके, कारक क्या रहे, ये धर्मनिरपेक्षता क्यों आई, वही सारे कारण हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, वही आप रट लो, बस एक बार रट लो, वही सारी चीजें आप कहीं पे भी चेप सकते हो। पश्चिमीकरण हुआ तो निश्चित सी बात है वहां की विचारधारा आएगी, वहां का प्रबोधन आएगा, और वहां का एनलाइटनमेंट और पुनर्जागरण आएगा, वहां का नगरीकरण आएगा, औद्योगिकरण आएगा। तो हर जगह जो धर्म का जो कॉन्सेप्ट बीच में घुस रहा था उसको हटा दिया गया। प्रबोधन, पुनर्जागरण, जाता है संचार, ये सब वही है। सरकार ने प्रयास किए तो ऑटोमेटिक, क्योंकि पहले सती प्रथा भी धर्म के आधार पर मान लेते थे, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लेके आए, पहले विधवा का विवाह नहीं किया जाता था, लेकिन सरकार ने प्रयास किए, दहेज निषेध एक्ट लेके आए, हिंदू विवाह एक्ट लेके आए, तो इनके आधार पर भी जो है वो धर्म मानव जीवन से कम होता चला गया। ठीक है, यानी आडंबर कम होते चले गए। बाकी राजनीतिक दलों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अपने समाज को उत्थान करने के लिए, अंधविश्वासों से दूर भगाने के लिए बहुत सारी कोशिश की, तो यही इसके कारण रहे। अगर इनसे रिलेटेड संबंधित आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 14 से 16 जो है वो समानता की बात करते हैं, सभी लोग समान रहेंगे। ओके, उसके बाद में 25 से लेकर 28 तक जो है वो धार्मिक आज़ादी की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 44 में यूनिफाइड सिविल कोड की बात की गई है, ये भी जो है वो पंथ निरपेक्ष राज्य की ओर जाता है। 29-30 में अल्पसंख्यक अधिकारों के रक्षण की बात की गई है। ठीक है, ये संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो अपने धर्म से रिलेटेड हैं, समानता से रिलेटेड हैं। ओके, उसके बाद में प्रभाव की बात करें, प्रभाव क्या हुआ, शिक्षा में परिवर्तन हो गया। पहले धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, अब यूनिवर्सल शिक्षा दी जाने लगी, सबको एक जैसी शिक्षा, वही सारी सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, मैथ, रीजनिंग, वो सारी सब्जेक्ट। धर्म में परिवर्तन हो गया, पहले अंधविश्वास थे, पशु बलि, नरबलि दी जाती थी, लेकिन अब क्या आ गया, धर्म में उदारता आ गई, सहिष्णुता आ गई। ओके, उसके बाद में भौतिकवादी प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, सीधी सी बात है, पश्चिमीकरण होगा, सेकुलराइजेशन होगा तो मानववाद पे और भौतिकवाद पे जोर दिया जाएगा, ये लोकता। सामाजिक संस्थानों में परिवर्तन हुआ, जातिवाद कम हुआ, परिवार जो है वो पहले की तुलना में अब संयुक्त की जगह वो एकल परिवार होते चले गए, ग्रामीण परिवार भी जो है वो अलग अलग इस तरीके से बढ़ने लगे, तो इन सब में चेंज आने लग गया। ओके, तो ये हुआ अपना लौकिकरण, यानी थर्ड कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ओके, उसके बाद में अपना भूमंडलीकरण, इसको भी देखते हैं, बट मेन चीज़ क्या है, हमारी की पॉइंट याद कर लेना। ऐसा कुछ भी नहीं है सोशियोलॉजी में जो आपने पहले नहीं पढ़ा हो, जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं हो। ठीक है, बट यहाँ पे की पॉइंट याद रखना। देखो, यहाँ पे भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, पूरे विश्व का एक जैसा हो जाना। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम वाली पे जो हमारी पुरानी जो विचारधारा थी, तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट का जो प्रतिपादन किया गया था रॉबर्टसन के द्वारा किया गया था। तो याद रख लेना, भूमंडलीकरण नाम आते ही रॉबर्टसन नाम आप जरूर डाल देना। परिभाषा क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का वैश्विक स्तर पर प्रगाढ़ होना। आर्थिक स्तर भारत के अमेरिका के साथ में, भारत के रूस के साथ में, भारत के चाइना के साथ में। राजनीतिक स्तर, राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से एक दूसरे के साथ में संबंध बढ़ रहे हैं। उसके बाद में सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को समाज को जान रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आई लव अमेरिका, आई लव यूके, इस तरीके की टी शर्ट या पैंट पहन के चल सकते हैं। तो क्या हो रहा है, वो सामाजिक स्तर पे चेंज आ रहा है। मैकडोनल्ड, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन वगैरह खा रहे हैं, ये हमारे थोड़ी थे, ये हम चाइना से या अमेरिका से या यूरोप से लेके आए। तो वहाँ के कारण हमारे समाज में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है, सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन आ रहा है। हम पहले जो है वो फिल्मों में भी काम होता था, वो शालीनता से होता था, गाने भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होते थे, शास्त्रीय गाने होते थे। अब हिप हॉप आ गया, रैप कल्चर आ गया, पॉप कल्चर आ गया। ठीक है, तो गानों में भी उसी तरीके से जो वेस्टर्न जो ओपन सोसाइटी थी, वहाँ पे आप लड़कियाँ किसी भी तरीके से कपड़े पहन सकती हैं, तो वो भी आ गया। तो वो ओपन है, उसमें कोई गलत भी सही आप इसे डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो मूल्य तटस्थ होते हैं। आप किसी को किस तरीके का कपड़ा पहन रहा है उसे रोकने से आपका कोई हक नहीं है। ओके, तो ये सारे जो है वो परिवर्तन हुए हैं। आगे बात समझ में, भूमंडलीकरण के आधार पे। अब इसमें आपको एक तो नाम याद रखना है रॉबर्टसन, दूसरा एक नाम याद रखना है एंथोनी गिडेंस। ठीक है, ये नाम याद रखना। ये जो सामाजिक परिवर्तन वाली बात कही थी वो एंथोनी गिडेंस ने कही थी कि वैश्वीकरण का अर्थ सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का वैश्विक स्तर पर प्रगाढ़ होना। तो एंथोनी गिडेंस ने सामाजिक शब्द जोड़ा था, उससे पहले आर्थिक, राजनीतिक संबंधों पे
प्रगाढ़ होते थे। फिर उन्होंने बोला कि भाई समाज भी बहुत चेंज हो गया है, पहले भारत का जो समाज था वो अब भारत का जैसा रहा ही नहीं, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें जो विदेशी आ गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना वैश्वीकरण का हिस्सा। ओके, उसके बाद में वैश्वीकरण का नारा, एक पृथ्वी एक राष्ट्र एक नागरिकता, इस तरीके से आप नारा बोल सकते हो कि पूरी एक पृथ्वी है तो एक नागरिकता होनी चाहिए, एक ही देश मान लो इस पूरी पृथ्वी को, ऐसे बोल सकते हैं। वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले तो 1947 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी कि ऐसा करें आपस में एक दूसरे को साथ में जोड़ें, और वो भी किस आधार पर, व्यापार के आधार पर जोड़ें। शुरुआत में आर्थिक और राजनीतिक दो ही शब्द थे, बाद में जोड़ा गया सांस्कृतिक और सामाजिक, तो शुरुआत में आर्थिक और राजनीतिक थे। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद में गैट आया था, ठीक है, उसके बाद में 1995 में WTO आ गया। तो इसके आर्थिक जो है वो संबंध प्रगाढ़ हुए, राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ हुए, एक दूसरे के साथ में सैनिक संबंध बने, तो वहां पे वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। अब इन सब के साथ में आपस में लोग भी जुड़ने लगे, तो समाज और संस्कृति बदलने लगी, ट्रांसपोर्ट आसान हुआ, फ्री ट्रेड आसान हुआ, इंटरनेट की उपलब्धता हुई, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जैसे ही ये किया तो ऑटोमेटिक हम विश्व में प्लग इन हो गए, विश्व के साथ में जुड़ गए। ओके, ये कहला। वैश्वीकरण से रिलेटेड 4 की पॉइंट आप याद रख लेना, बहुत आसान तरीके से ये याद कर लेना, GCTL करके, गुड्स का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का और लेबर का फ्री ट्रेड करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। गुड्स यानी वस्तुओं का, कैपिटल यानी पूंजी का, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का, और श्रम यानी लेबर का। ठीक है, गुड्स वस्तुएं, हमें चाहिए अमेरिका का एप्पल का आईफोन, तो हम एप्पल का आईफोन इंडिया में ले सकते हैं, तो ये हो गया गुड्स, वस्तुएं हो गई। ठीक है, फोन ले सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारी कपड़े ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हम जो है वो विदेशों से आयात कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। दूसरा कैपिटल, FDI करवा सकते हैं, भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं शेयर बाजार में, तो भारत में कैपिटल कहना। स्विगी वाले को चाहिए कि हमें एंजल इन्वेस्टर चाहिए, तो वो किसी विदेशी कंपनी से ले सकते हैं। पेटीएम वाले को चाहिए तो वो किसी चाइनीज कंपनी से ले सकते हैं। कोई भी विदेशी कंपनी किसी भी भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। तो कैपिटल का फ्री ट्रेड आने दो, कोई दिक्कत नहीं, रोको मत उसे। टेक्नोलॉजी, हम नई टेक्नोलॉजी कहीं से भी किसी भी देश से जो है वो ले सकते हैं। अब लेबर का भी फ्री ट्रेड, हम जैसे सऊदी अरब साइड में भारतीय श्रमिक जाके काम करते हैं और भारत के लोग अमेरिका में जाके काम करते हैं, या बांग्लादेश के लोग भारत में काम करते हैं, इस तरीके से जो है वो लेबर का भी फ्री ट्रेड हो जाना, ये क्या कहलाता है अपना, ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। दैट्स इट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, शब्द आता है वैश्विक गांव का। अब बस इसमें वैश्विक गांव आप समझ गए, बहुत आसान है, संपूर्ण दुनिया एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पे एक की पॉइंट यहाँ पर रखना, ये जो कॉन्सेप्ट था वो मार्शल मैक्लुहान ने दिया था, मार्शल मैक्लुहान ने दिया था। बस ये ध्यान रख लेना। आपसे अगर पूछा गया, अभी एग्जाम में पूछा गया, RS एग्जाम में, कि वैश्विक गांव क्या है, तो वैश्विक गांव में आप ये बोल सकते हो कि पूरे विश्व में सभी देश आपस में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक साथ जुड़ते जा रहे हैं, और सभी देश एक छोटे से गांव के जैसे लगते हैं, यानी पूरी दुनिया एक छोटे से गांव के जैसे लगती है। इतना लिखने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आप ये नाम और जोड़ देंगे, मार्शल मैक्लुहान, कि ये वैश्विक गांव सबसे पहली बार मार्शल मैक्लुहान के द्वारा दिया गया, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ओके, अगर आपने ये और ये दोनों चीज लिखी तो 2 नंबर आपको पूरा मिलने वाले हैं। ओके, इनमें से एक भी लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले थे। ठीक है, उसके अलावा वैश्विक नगर, अब इसी को वैश्विक गांव बोल दिया, एक दूसरे आदमी ने बोला कि यार ऐसे हम वैश्विक नगर बोल देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, तो बस अब वो नाम याद रख लेना। अगली बार अगर पूछा जाए वैश्विक नगर, अब वो चीज वही है, पूरे विश्व एक दूसरे के साथ में जुड़ गए तो ऐसा लगता है कि एक ही नगर है। ठीक है, आप अमेरिका से तुरंत सेकंडों में बात कर सकते हो तो यही लगता है कि एक ही नगर है, लेकिन अब आप याद रख लेना ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, सस्किया सेसन के द्वारा। ठीक है, नाम याद रख लेना, किसके द्वारा दिया गया है, सस्किया सेसन के द्वारा। अगली बार अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक नगर पे दो बार से पूछा जाए वैश्विक नगर, तो आपको क्या लिखना है, विश्व के सभी देश एक दूसरे के साथ में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप के साथ में जुड़ गए हैं, उससे पूरा विश्व एक नगर के जैसा लगता है, इसे वैश्विक नगर कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सस्किया सेसन के द्वारा दिया गया था, यानी वैश्विक नगर का प्रतिपादन इस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। दैट्स इट। वैश्वीकरण का प्रभाव, जैसे मैंने बताया था, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो रटना होता है। सकारात्मक प्रभाव वही सारी चीज़ें, आर्थिक रूप से FDI आने लग गई, इन्वेस्टमेंट आने लग गए। देखो कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात आए ना, और कुछ आप याद कर नहीं पाओ ना, तो आपको अपना सिलेबस याद कर लेना। इकोनॉमी आती है हमारे में, ठीक है, ओके, उसके बाद में समाज शास्त्र आता है तो सामाजिक बोल देंगे, ठीक है, उसके बाद में पॉलिटी आती है तो राजनीतिक बोल देंगे,
ठीक है। उसके बाद में भूगोल आती है तो भूगोलिक बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद में साइंस आती है तो तकनीकी बोल देंगे, ठीक है। बस इन चीज़ों को आप यूज कर लेना, कहीं पे भी इन शब्दों को चेप देना, आपको नंबर बढ़ने के चांस हो जाएंगे। आप कहीं पे भी कुछ चीज़ लिख रहे हो तो आप ये सिलेबस याद कर लेना, सिलेबस से हो जाएगा भाई। हमारे देशों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, तकनीकी रूप से परिवर्तन हुआ, उन्नत हुए, इस तरीके से आप शब्द यूज करेंगे ना, भारी शब्द लगते हैं ये सब यूज करना, बाकी कुछ है नहीं, वही बातें, ठीक है। आर्थिक रूप से क्या हो रहा है, यहाँ पे एफडीआई आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है। राजनीतिक रूप से ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से कपड़े पहनने का चेंज हो गया, संगीत चेंज हो गया, फिल्म, भाषा, सब चीज चेंज हो गई। पहले हम सिर्फ भारतीय भाषा फिल्मों को देख पाते थे, अब अंग्रेजी फिल्म, विदेशी फिल्म सब यहाँ पे रिलीज होती है। जीवन आसान हुआ क्योंकि सुविधाएं बढ़ गई, तो ये वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ। नकारात्मक प्रभाव का हुआ, विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में खाइयां बढ़ती चली गई। विकसित देश बहुत ज़्यादा विकसित हो गए, ऐसे ही अमीर और गरीब के बीच में खाई बन गई। लघु कुटीर जो है वो खत्म होते चले गए। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लग गया। प्रतिभा का पलायन होने लग गया, क्योंकि जैसे कि वैश्वीकरण हो रहा है तो भारत में जो टॉप IITians हैं, टॉप स्टूडेंट हैं, वो जैसे ही अच्छी नौकरी मिलती है विदेशों में, अमेरिका में, यूरोप में, तो वो वहाँ चले जाते हैं। प्रतिभा का पलायन। और भौतिकवाद पर अधिक जोर दिया जा रहा है तो आध्यात्मिकता को भूलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है। अब इस ग्लोबलाइजेशन में थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना, ग्लोबलाइजेशन में समाजशास्त्री दो सिद्धांत देते हैं। दो सिद्धांत किस तरीके से, कुछ समाजशास्त्री बोलते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होगा, पूरा विश्व एक जैसा हो जाएगा, समरूपीकरण हो जाएगा, सब जगह एक जैसा खान पीन, सब जगह एक जैसे कपड़े, सब जगह एक जैसी भाषा, ठीक है, सोच भी एक जैसी हो जाएगी। कुछ समाजशास्त्री ऐसे बोलते हैं कि आने वाले समय पे जो है समरूपीकरण हो जाएगा, होमोजेनाइजेशन हो जाएगा, यानी कुछ समय बाद सभी संस्कृतियां एक समान हो जाएंगी। ऐसा वो वैश्वीकरण की अवधारणा के रूप में बोलते हैं। लेकिन कुछ समाजशास्त्री बोलते हैं कि इसका जो है वो वैश्वीकरण नहीं होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, भूस्थानीकरण होगा। बोले कैसे, बोले हम इंग्लैंड की चीज़ों को सीख रहे हैं, हिप हॉप कल्चर को सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पंजाब का जो भांगड़ा है उसे अंग्रेजी भी सीख रहे हैं, तो भारत की लोकल चीज़ को विदेशी लोग भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल चीज़ भी ग्लोबल लेवल पे जा रही है और ग्लोबल चीज़ जो है लोकल लेवल पे आ रही है। तो ग्लोबल और लोकल इन दोनों चीज़ों से मिलकर एक शब्द बना दिया ग्लोबलाइजेशन, भूस्थानीकरण, ठीक है। अगली बार 2 मार्च में पूछे जाने की पूरी संभावना है। भूस्थानीकरण क्या है, तो भूस्थानीकरण का मतलब क्या है कि ग्लोबल कॉन्सेप्ट का लोकल कॉन्सेप्ट के साथ में मिलकर एक नई संस्कृति बन जाना और विभेदीकरण, डिफरेंशिएटेड करके एक नई संस्कृति बन जाना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भूस्थानीकरण, ठीक है। आगे बात समझ में, इसमें ग्लोबल और यहाँ पे अपना इंडियन तो ये मिल जाएंगे, तो भूमंडल के साथ में स्थानीय मिश्रण हो जाने पे क्या हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन बन जाता है। भांगड़ा और पॉप का मिक्स कर दिया। अगर आप पंजाबी गाने सुनेंगे तो अब आजकल उसमें भांगड़ा, पॉप, शास्त्रीय कल्चर, इन सब का मिक्स करके बना दिया जाता है, ठीक है। डांस भी आप देखेंगे तो डांस में पहले जो है वो वेस्टर्न डांस हो रहा है, बीच बीच में हम शास्त्रीय डांस उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाता है कि ग्लोबलाइजेशन। इवन इफ आप देखेंगे कि मैकडोनल्ड वहाँ पे किस तरीके से जो है वो बर्गर बनाता था, इंडिया में आने के बाद में बर्गर में टमाटर, प्याज वगैरह, सेब वगैरह, ये सब अलग अलग चीज़ डालने लग गया। तो लोकल डिमांड के अनुसार जो है वो उसमें अपने ग्लोबल जो MNC कंपनी है वो चेंज कर लेती है, उसे क्या बोल जाता है, ग्लोबलाइजेशन। तो विभेदीकरण वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वो MN श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया था, ये वाला। ओके, बस इतना ध्यान रख लेना, दैट्स इट। अगर इसमें कुछ कीवर्ड याद करने हो आपको तो मैं आपको दोबारा से बोलूं, पहले बोला था गुड्स का, टेक्नोलॉजी का, लेबर का और कैपिटल का जो है वो मैंने आपको बताया था GTLC, इस तरीके से। तो इन सब का फ्री ट्रेड हो जाना ही क्या कहला जाता है, अपना वैश्वीकरण कहलाता है। सांस्कृतिक प्रभाव सबसे ज्यादा हो रहा है आजकल, ये देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनेट जो है वो सबको सुलभ हो गया, तो ऑटोमेटिक ग्लोबलाइजेशन की स्पीड बढ़ गई है। LPG में 3 शब्द होते हैं, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, आप अपने रास्ते खोल दो दूसरे देशों के लिए। प्राइवेटाइजेशन यानी सरकार जो है वो निजीकरण कर दे, सरकार निजी लोगों को अपना व्यापार करने की अनुमति अधिक दे दे। ग्लोबलाइजेशन, हम जो है वो दूसरे देशों का जुड़ जाएं। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, होमनाइजेशन वाला और भूस्थानीकरण वाला, तो जिसमें ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। उसके अलावा हम पुराने समय से देखें तो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में भी हम व्यापार करते थे, तो आर्थिक रूप से उस समय हम जुड़े हुए थे, ठीक है। उस समय भी ग्लोबलाइजेशन था। सिल्क रूट, चाइना, इंडिया, उस समय भी ग्लोबलाइजेशन था। उसके अलावा अगर हम पुराने समय पे देखें तो भारतीय मजदूर, गिरमिटिया मजदूर जो है वो अलग अलग देशों में जाके कार्य करने लगे थे, जैसे कि मॉरिशस में जाके कार्य करने लगे थे, उधर वेस्ट इंडीज में, गुयाना,
फ्रेंच गुयाना, उधर जाके कार्य करने लगे थे। फिजी जैसे देश जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में प्रशांत महासागर में, वहाँ पे छोटे छोटे देशों में मजदूरों को ले जाके काम किया जाता था। तो वहाँ जाके वो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत बोल सकते हो। MNC मल्टीनेशनल कंपनी, ये भी ग्लोबलाइजेशन से संबंधित है। मल्टीनेशन, एक कंपनी पूरे विश्व में फैली हुई है। जैसे एप्पल, वो अपने अमेरिका में भी है और बाकी सब 100-150 देशों में भी उसने अपनी कंपनी स्टेब्लिश कर रखी। तो ये शब्द हैं की टर्म्स है। बस इसमें एक शब्द आता है फोर्ड, बादोत्तर, ठीक है। पहले आता है फोर्ड, ठीक है। एक फोर्ड नामक व्यक्ति थे। अगर आप उसको गाड़ी देखते हैं, फोर्ड की गाड़ी देखते हैं 4 पहिए वाली, कि ये गाड़ी फोर्ड की है, ठीक है, इको स्पोर्ट फोर्ड वाली, ठीक है। तो वो उस फोर्ड के नाम पे यादाश्त बनाई थी। जो आप सुनते हैं ना चेन सिस्टम का, ठीक है, चेन सिस्टम या प्रोडक्शन ऑन द मास लेवल, बड़े लेवल पे उत्पादन करना, ये सब जो शुरुआत की गई थी फोर्ड नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेन सिस्टम की शुरुआत करी थी फोर्ड ने, ठीक है, फोर्ड ने। तो उस समय क्या हुआ कि अमेरिका में ही सारी चीजें जो है वो बनने लग गई थी। उन्होंने चेन सिस्टम बनाया था। उसमें क्या होता था कि एक चेन चल रही है, उससे क्या होता है प्रोसेस फास्ट हो जाती है प्रोडक्शन की, ठीक है, और मास लेवल पे बड़े मात्रा में प्रोडक्शन होता है तो जो वस्तु बनती है उसका जो मूल्य आता है वो कम आ जाता है। मान लीजिए क्या होता है, ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। कोई गाड़ी बनाई जा रही है, तो चेन सिस्टम में क्या किया उन्होंने, यहाँ पे अलग अलग जो है वो स्टॉल बना दिए कि यहाँ पे गाड़ी का चेसिस रखा जाएगा। इस चेसिस के बाद में इस गाड़ी में यहाँ पे ये वाला व्यक्ति जो है वो पहिए लगाएगा, उसके बाद में ये वाला जो व्यक्ति है इसमें इंजन डालेगा, ये वाला व्यक्ति जो है इसमें स्टीयरिंग डालेगा, ये वाला व्यक्ति इसमें पेट्रोल डालेगा और यहाँ आके फाइनल गाड़ी। वैसे बहुत लंबी प्रोसेस होती है, मैं तो आसान भाषा में बता रहा हूँ। तो एक चेन पे पूरी एक चेन बना दी उन्होंने अलग अलग कामों की, और ये चेन घूमती रहती है पट्टे की तरह, इस तरीके से घूमती रहती है। ये यहाँ का 1 मिनट का टाइम दे दिया या 2 मिनट का टाइम दे दिया, जैसे इसका काम कंप्लीट हुआ नेक्स्ट वाले के पास चले गए। अब इसका काम जो है पहिए लगाने का ये करेगा 2 मिनट में, तब तक वो अगले वाला दूसरी गाड़ी का इंजन लगा रहा है। यहाँ पे जैसे इसने एक का चेसिस लगाया तो दूसरा पीछे से आ गया, ठीक है। तो ये पूरा चेन सिस्टम जो है वो फोर्ड नामक व्यक्ति के द्वारा लाया गया था, तो उसे बोला जाता था फोर्डवाद, ठीक है। और उस समय क्या हुआ कि अमेरिका में ही सारी की सारी कंपनियां खुलने लग गई थी, ठीक है, अमेरिका में। फिर क्या हुआ कि जब गैट आया, WTO ने जो है वो आज़ादी दे दी व्यापार करने की, तो फिर क्या हुआ कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सस्ता श्रम, ठीक है, ढूंढने के चक्कर में अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने फैक्ट्री लगा दी। मान लीजिए कि एप्पल, पहले एप्पल जो है वो अमेरिका में जो है वो अपना उत्पादन कर रहा था एक आईफोन का, तब उसे बनाने में उसे $100 लग रहे थे, क्योंकि वहाँ अमेरिका में जो है वो लेबर महंगी है, ठीक है, ज़मीन महंगी है, तो उसे $100 लग रहे थे। एप्पल ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, WTO ने फ्री ट्रेड तो कर दिया, आप कहीं पे भी जाके कहीं पे भी बना लो, कहीं से भी खरीद के कहीं बेच लो, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, चीन में जाके बनाता हूँ, क्योंकि चीन में जो लेबर के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा अमेरिका में, उसकी तुलना में कम से कम 10 गुना कम देना पड़ेगा। तो उन्होंने एप्पल वालों ने चीन में जो है वो फैक्ट्री लगा ली, ठीक है। यहाँ $100 में बन रहा था एक आईफोन, अब आके चीन में आके वही $50 में बनने लग गया। तो एप्पल को फायदा, क्योंकि वो बेचना तो उसे पहले भी $150 में था, अब भी $150 में, तो एप्पल को फायदा। तो ये जो होता है इसे बोला जाता है फोर्ड उत्तरवाद, फोर्ड के बाद वाला, ठीक है, फोर्ड, ठीक है, फोर्ड उत्तर यानी बाद, उसके बाद वाला, और बाद को बोलते हैं इज्म, बोलते हैं ना हम, सेकुलरिज्म, इस तरीके से। फोर्ड के उत्तर में बाद में क्या हुआ, तो ये हम बोल देंगे फोर्ड उत्तरवाद। मतलब क्या होगा इसमें, अगर हम देखें फोर्ड उत्तरवाद, किसी एक स्थान के बजाय अलग अलग स्थानों पर उत्पादन की लचीली प्रणाली। जैसे एप्पल USA में चला गया, ताइवान में, चीन में, यूरोप में। एप्पल USA में डिजाइन करता है, ताइवान से अपना सेमीकंडक्टर चिप्स लेता है, चीन में डिजाइन करता है, यूरोप में बेचता है। तो ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए। तो आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सारे के सारे। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ग्लोबलाइजेशन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं पुराने वर्षों में पूछे गए, मैं आपको उन्हें बोल रहा हूँ, आप खुद ही करिएगा। श्रीनिवासन के अनुसार पश्चिमीकरण के 3 स्तर मैंने बताए थे। 3 स्तर कौन कौन से थे? पहला जो अंग्रेजों के संपर्क में आएंगे, दूसरा जो अंग्रेजों के संपर्क में आए हैं उनके संपर्क में आएंगे, यानी प्राथमिक के साथ में संपर्क, और तीसरा उन लोगों को पता ही नहीं है वो संपर्क में आ चुके हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ओके, संस्कृतिकरण की आलोचना कीजिए, जो संस्कृतिकरण की अच्छी चीजें हैं उनकी आलोचना कर दीजिए, दैट्स इट। लौकिकीकरण यानी सेकुलराइजेशन से आप क्या समझते हैं? परिभाषा आप याद कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं आसानी से। मैंने क्या बोला है आपको बस इतना करना है
कि ये जो की पॉइंट हैं ये याद कर लेने। देखिए, संस्कृतिकरण, एम एन श्रीनिवासन, रामपुरा, कुर्ग, सामाजिक गतिशीलता, नीचे से ऊपर, द्विज जाति, अनुकरण की प्रक्रिया ऐसी अगर फॉलो कर रही है तो हिंदूकरण हो गया। ये अगर आपने याद कर लिया तो आप कुछ भी लिख सकते हो की पॉइंट के रूप में। आपसे अर्थ पूछ ले, परिभाषा पूछ ले, लक्षण पूछ ले, विशेषता पूछ ले, उपयोगिता पूछ ले, इवन उसकी बुराई भी पूछ ले, तो भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। ठीक है, मैंने बोला था आलोचना, जैसे इसमें पूछा है आलोचना, तो आलोचना आप कैसे करोगे संस्कृतिकरण की? मैंने वहां पे आपको 3 आलोचनाएं बताई थी नॉर्मली। आलोचना क्या करोगे? एक तो आलोचना ये करोगे संस्कृतिकरण की आलोचना, एक तो आलोचना ये करोगे कि यार इससे ना कहने को सामाजिक संस्करण बढ़ सकता है लेकिन जाति तो चेंज नहीं हो रही है, तो ये एक जो है वो संकुचित विचारधारा है, जाति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो एक सीमित विचारधारा है ये। अगला बोले इससे क्या हो सकता है, अलग अलग जातियों में आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक दूसरे के साथ में जो है वो क्या हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है, सही नहीं है कि उसको जो जिस प्रभु जाति को फॉलो किया जा रहा है वो बिल्कुल अच्छी हो संस्कृति के रूप में। ओके, उसके बाद में लौकिकरण, सेकुलराइजेशन, अभी मैंने बताया। मानव जीवन में धार्मिकता, अंधविश्वासों की कमी आ जाना ही सेकुलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण अंतर अच्छे तरीके से मैंने मैप में समझाया हुआ। असंस्कृतिकरण, आप बैक जा रहे हो। ठीक है, आप उच्च जाति से निम्न जातियों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो असंस्कृतिकरण। इवन है। ठीक है, उसके बाद में धर्मनिरपेक्षीकरण के समाज पे 2 प्रभाव बताइए। तो 2 प्रभाव, तार्किकता, बुद्धिवाद, राजनीतिक अगर बोलेंगे समानता, स्वतंत्रता, 5 प्रभाव, 10 प्रभाव आप याद कर लेंगे, कुछ भी बोल दीजिए आप। ठीक है भाई, धर्मनिरपेक्षीकरण के बाद में समाज में जो है वो सद्भावना बनी रहेगी। उसके बाद में लोग तार्किक रूप से सोचेंगे, धर्म के बारे में नहीं बात करेंगे, व्यक्तिवाद में जोड़ दिया जाएगा। धार्मिक